हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बोर्ड एग्जाम 2026 की निरंतर तैयारी करा रहे हैं और आज भी क्लास 12 हिंदी का महामैराथन क्लास सब्जेक्टिव लेकर आ चुके हैं। एमपी बोर्ड के जो भी बच्चे हैं 7 फरवरी को टारगेट में रखते हुए बच्चों आज 200 प्लस ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। यानी आप लोग आज ऐसे ऑब्जेक्टिव जो कि संग्रह है, बहुत सारे बुकों का निचोड़ है, आप लोग यहां वहां भटकोगे उससे बेहतर है इस वीडियो को देख लो। मैं गारंटेड कहता हूं कि मजा आ जाएगा और याद करोगे कि सर ने क्या कंटेंट प्रोवाइड किया है। और बच्चों यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि शिव सर से हमें नोट्स लेना चाहिए, ये सारे ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ, तो बच्चों ऑल चैप्टर नोट्स मिलता है, ग्रामर भी रहता है, 800 प्लस ऑब्जेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी 80-90 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सॉल्यूशन के सहित हैं। और यहाँ पे ऑल चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर तो है ही है। प्रैक्टिस सेट लगभग 12 सेट देते हैं, जो आपका एक मॉडल सेट है, एक मॉडल पेपर है, उससे आप लोग जरूर इस वीडियो को जो देख कर आएगा है ना, जरूर बताना। तो मात्र 100 रुपए में सब कुछ आपको मिल जाएगा। केवल नोट्स बस 100 रुपए में मिलता था, अब तो इतनी सारी चीजें सब कुछ 100 रुपए में आप लोगों के लिए। इस वीडियो को जो बच्चा देख के आएगा केवल उसके लिए ऑफर है और लिमिटेड समय के लिए। ऐसा नहीं कि 4 दिन 5 दिन बाद भी कोई बच्चा हमें मैसेज करेगा तो हम सर सारी चीजें नहीं दे पाएंगे। तो अभी जिन बच्चों को लेना है, जिनने अभी तक नहीं लिया है, तो जरूर व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों 96 85 29 91 49। तो अभी प्रॉपर नोट्स लें और तैयारी करें। चलिए शुरू करते हैं। ये सारा चीज आपको मिल जाएगा। जरूर आप लोग बताइएगा कि सर हमने लेक्चर देख कर आया है, तो फिर आप लोगों को सारा कुछ मिल जाएगा। पहला प्रश्न बच्चों, हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन है। बढ़िया, आप लोग भी कॉपी पेन उठा लो और आप लोग भी लिखते चलो। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद, आगे हरिवंशराय बच्चन, महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर बच्चों हालावाद के प्रवर्तक जो है हरिवंशराय बच्चन जी है। सांसों के 2 तार का प्रतीक क्या है बच्चों। जीवन है, उपेक्षा है, जिज्ञासा है या आपका अपेक्षा है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन। ठीक है। हरिवंशराय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं। उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं। अवसर, अवसाद, एहसास या एहसास। तो बच्चों उन्मादों में अवसाद लिए फिरते हैं। क्या अवसाद लिए फिरते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है बच्चों। तो इसका 4 ऑप्शन है, एकांत संगीत, निशा निमंत्रण, फिर बच्चों सतरंगिणी, मधुशाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निशा निमंत्रण। क्या बच्चों, निशा निमंत्रण। हो न जाए पथ में राह कहीं, सोच सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है। कुत्ता, कवि, पंथी या बाज। तो कौन चलेगा बच्चों, राहगीर चलेगा, है ना। कौन, हो न जाए कहीं पथ में, रात कहीं, तो भाई पंथी जो तक पथ में चलने वाला होगा वही जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करेगा। कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि माने जाते हैं, ये आप लोगों को बताना है बच्चों। तो 7वें 8वें दशक के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग भी आजमाओ कि हमसे कितना बन रहा है। ठीक है। कवि आलोक धनवा की पहली कविता कौन सी है। आप लोग एक कॉपी पेन उठा लो और लिखते चलो कि हमसे भाई 5वें का ये हमने बताया, सर ने बताया, हमारा सही है कि नहीं। और लास्ट में कमेंट करके बताना कि 200 में आपके कितने सही हो रहे हैं। ये एक प्रकार से एक टेस्ट है आप लोगों के लिए, है ना। टेस्ट में आप कितना नंबर पा रहे हो। ओके। कवि आलोक धनवा की पहली कविता कौन सी है। भीगी हुई लड़कियां, जनता के आदमी, ब्रोनो की बेटियां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जनता का आदमी। अगला प्रश्न बच्चों, पतंग कविता किसके लिए प्रतिबद्ध है। प्रतीकों के लिए, चित्र विधान के लिए, बिंब विधान के लिए या व्यंग्यार्थ के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों बिंब विधान के लिए। सवेरे की तुलना किससे की गई है। 4 ऑप्शन है, वीडियो को रोक लिया करो और आप लोग पहले देख लो कि हमारा कौन सा आंसर सही है ना। खरगोश के आंख से, शेर के आंख से, बिल्ली के आंख से या कुत्ते की आंख से। तो भाई सवेरे की तुलना खरगोश के आंख से की गई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है। उड़ना, कल्पना करना, चलना या हंसना। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों कल्पना करना। क्या, कल्पना करना। आगे देखिए, किसकी चूड़ी मर गई है। किसकी चूड़ी मर गई है बच्चों। पेंच की, कील की, भाषा की या बात की। तो बच्चों यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बात की चूड़ी मर गई है। रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है। सीढ़ियां पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए। तो इसका राइट आंसर बच्चों लोग भूल गए हैं से लिया गया है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है
कैमरे में बंद अपाहिज किसकी कविता है? तो रघुवीर सहाय की कविता है। किसकी बच्चों? रघुवीर सहाय की। कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश किसके जैसा लग रहा था? कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश किसके जैसा लग रहा था? तो प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन है, काले बादलों जैसा, नीले शंख जैसा, घोड़े जैसा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बच्चों नीले शंख जैसा। कैसा बच्चों? नीले शंख जैसा। उषा का जादू कब समाप्त होता है? प्यारे बच्चों उषा का जादू कब समाप्त होता है? तो 4 ऑप्शन है, सूर्योदय होने पर, वर्षा होने पर, बादल छा जाने पर, हवा चलने पर। तो उषा का जादू बच्चों सूर्योदय होने पर समाप्त होता है। उषा का जादू कब समाप्त होता है? तो सूर्योदय होने पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 बच्चों, कवि निराला की कविता बादल राग उनके किस संग्रह से संकलित है? परिमल, वेला, गीतिका, अनामिका। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, अनामिका। बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर को कहा गया है। 16 नंबर का राइट आंसर बताना है आपको कि कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आकाश को, श्वेत बगुले को, या बादलों को, या गरीबी को। किसको कहा गया है? बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा बादलों को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी। आंगन में गोद में मां किसको लिए खड़ी है? फूल के गुलदस्ते को, पड़ोस के बच्चे को, अपने बच्चे को, या पालतू कुत्ते को। तो भाई अपने बच्चे को लेकर खड़ी है। ऑप्शन नंबर सी। छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया? भोला भाई पटेल, उमा शंकर जोशी, आलोक धनवा, केशुभाई पटेल। बताओ बच्चों, तो इसमें बात की छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? तो उमा शंकर जोशी ने किया है। किसने किया बच्चों? उमा शंकर जोशी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद जिठौत का अर्थ क्या है? बड़ा भाई, ससुर का पुत्र, जेठ का पुत्र, या देवर का पुत्र। तो जिठौत का अर्थ है बच्चों जेठ का पुत्र। जिठौत का अर्थ होता है जेठ का पुत्र। भक्तिन पाठ क्या है बच्चों? कहानी है, आलेख है, रेखा चित्र है, या लेख है। बताना है आप लोगों को भक्तिन पाठ किस प्रकार की विधा है। तो भक्तिन जो पाठ है बच्चों वो रेखा चित्र की विधा है। ठीक है। निबंध बाजार दर्शन में पैसे को क्या कहा गया है? हाथ का मैल, शैतान का जाल, चकाचौंध, पावर। बाजार दर्शन में पैसे को क्या बोला जाएगा? शक्ति, परचेसिंग पावर। तो क्या बोलेंगे बच्चों? आप लोग बताओ। हम तो इसको पावर बोलेंगे, परचेसिंग पावर जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है ना? धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र कुमार, फिर बच्चों विष्णु खरे, या महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैनेन्द्र कुमार। ज्यादा हम समय नहीं दे रहे हैं, आप लोग भी हम जब तक बोलते हैं तब तक में आप लोग टिक लगा लिया करो या वीडियो को रोक लिया करो बच्चों। टिक इसलिए नहीं लगाते हैं, आप लोग भी अपने आप को भांपो कि हमसे कितना बन रहा है। लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किस पाठ में है? बाजार दर्शन में, काले मेघा पानी दे, भक्तिन, या पहलवान की ढोलक। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे। द्वार द्वार पानी मांगने कौन जाती है भाई? कौन सी सेना? बानर सेना, इंद्र सेना, जल सेना, या थल सेना। कौन सी सेना जाती है बच्चों? तो इंद्र सेना जो है द्वार द्वार पानी मांगने जाती है। काले मेघा पानी दे पाठ है रेखा चित्र, संस्मरण, आलेख, या एकांकी। बताना आप लोगों को। तो काले मेघा पानी दे एक संस्मरण है बच्चों। क्या है? संस्मरण है। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा कौन सी है? एकांकी, कहानी, आलेख, या रेखा चित्र। पहलवान की ढोलक की विधा कौन सी बच्चों? इसकी विधा कहानी है। क्या है? कहानी। पहलवान की ढोलक कहानी की शुरुआत में किस ऋतु का उल्लेख है? देखो बच्चों एक चीज यहां पर मैं बता देना चाहता हूं। जैसे पहलवान की ढोलक तो कुछ बुक में बसंत ऋतु दे देता है, लेकिन वैसे शीत ऋतु, बसंत के पहले शीत ऋतु होता है। ये तो सबको पता है, ठंडी का सीजन चल रहा है, जैसे भी ये शीत ऋतु ही चल रहा है और बसंत ऋतु का आगमन होने वाला है। तो इसलिए शीत और बसंत में थोड़ा सा है ना बुक में अलग अलग रहता है। तो इसका लगभग राइट आंसर होना चाहिए शीत ऋतु होना चाहिए बच्चों, है ना। कौन सी ऋतु? शीत ऋतु होना चाहिए। ओके। और आप लोग इसको 27 नंबर का कमेंट बॉक्स में बताना कि बसंत होगा या शीत, या आपके ऊपर छोड़ता हूं। ओके। सीरीज के फूल पाठ के लेखक कौन है? सीरीज के फूल के पाठ के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी।
अगला प्रश्न है, सीरीज के वृक्ष होते हैं, कैसे होते हैं? कांटेदार, छायादार, मीठे फलदार या नुकीले? इसके सीरीज के वृक्ष कैसे होते हैं बच्चों? एकदम छायादार होते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। इच्छु का अर्थ क्या है? इच्छु का अर्थ क्या है? मक्खी, लाठी, आम का पेड़, गन्ने का तना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बच्चों गन्ने का तना। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का कारण क्या है? पूंजीवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, आधुनिकता। तो बाबा साहेब अंबेडकर के अनुसार भारतीय समाज के लिए बेरोजगारी भुखमरी का कारण है जातिवाद। क्या बच्चों? जातिवाद। दूध पानी के मिश्रण को डॉक्टर अंबेडकर ने क्या माना है? भाईचारा माना है, दयालुता, शिक्षा या कानून? तो दूध और पानी के मिश्रण को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भाईचारा नाम दिया है। क्या? भाईचारा। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? पीढ़ी का अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, भौतिकता का प्रभाव, हंसिए पर धकेले जाने वाले मानवीय मूल्य। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा पीढ़ी का अंतराल। ठीक है, कौन सा? पीढ़ी का अंतराल। सिल्वर वेडिंग कहानी का मूल संवेदना क्या है? पीढ़ी का अंतराल। सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक कौन है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। सिल्वर वेडिंग पाठ के जो लेखक है कौन है बच्चों? मनोहर वर्मा, मनोहर श्याम जोशी, है ना। दो ऑप्शन है मनोहर श्याम जोशी, जो कि राइट आंसर यही होगा, मनोहर श्याम जोशी, है ना। चलिए, यशोधर बाबू अपना आदर्श किसे मानते थे? यशोधर बाबू अपना आदर्श किसे मानते थे? अपने साले को, अपने पत्नी को, भूषण को या किसनदा को? तो यशोधर बाबू अपना आदर्श किसनदा को मानते थे। किसको मानते थे प्यारे बच्चों? किसनदा को मानते थे। ये सारा चीज नोट्स में रहता है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारा चीज नोट्स में रहता है। यदि कोई बच्चा अभी भी नोट्स नहीं लिया है तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे है 96 85 29 91 49। व्हाट्सअप नंबर है बच्चों, है ना। डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हो, लेकिन ऑल टाइम मैं आपका रिसीव नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, ये सारा चीज मात्र 100 रुपए में आप लोगों को मिलेगा। लेखक ने यशोधर बाबू को किसनदा का कौन सा पुत्र कहा था? मानस पुत्र, दत्तक पुत्र, नाजायज पुत्र या केवल पुत्र कहा था? बताना है आप लोगों को। तो लेखक ने यशोधर बाबू को किसनदा का मानस पुत्र माना था। क्या माना था? मानस पुत्र। जूझ पाठ के लेखक कौन है? आनंद यादव, मनोहर श्याम जोशी, ओम थानवी या विष्णु खरे? इसका राइट आंसर बताना है बच्चों। तो जूझ पाठ के लेखक आनंद यादव हैं। मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? श्याम मनोहर जोशी, ओम थानवी, केशव प्रथम वीर या एन फ्रैंक ने? तो इसका केशव प्रथम वीर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, केशव प्रथम वीर। आनंद के मराठी अध्यापक का नाम क्या था? बताना है ना। बताओ, चार ऑप्शन बताओ। मराठी भाषा कौन पढ़ाते थे? ये तो सबको पता है भाई, सौंदलगेकर मास्टर मराठी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। कहानी का शीर्षक जूझ का अर्थ क्या है? जूझ का मतलब क्या होता है? जूझ का मतलब किसी भी चीज को लेकर के एकदम, है ना, धैर्यता से उस पर काम करने में लग जाना, यानी संघर्ष। क्या है? संघर्ष हो जाएगा। जूझ रचना किस भाषा में लिखी गई थी? बताओ, जूझ रचना किस भाषा में लिखी गई थी? ठीक है, जूझ रचना मराठी में लिखी गई थी बच्चों। कौन सी भाषा में? मराठी में। अतीत के दबे पांव रचना किस रूप में लिखी है? जीवन और संस्मरण के रूप में, आत्मकथा और डायरी के रूप में, संस्मरण और रेखा चित्र के रूप में, यात्रा वृतांत और रिपोर्टाज के रूप में, रिपोर्ट के रूप में? तो इसका आंसर जो होगा बच्चों, राइट आंसर यात्रा वृतांत के रूप में। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अतीत के दबे पांव यात्रा वृतांत के रूप में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 43, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई थी? दिल्ली, लंदन, इस्लामाबाद, मद्रास? तो इसका राइट आंसर बच्चों दिल्ली संग्रहालय। मोहनजोदड़ो की मुख्य उपज कौन थी? गेहूं, जौ, ज्वार या मक्का? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका जो मुख्य उत्पाद क्या था बच्चों? तो लगभग ज्वार को माना जाता है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि भाई गेहूं भी मोहनजोदड़ो में अवशेष के रूप में माना जाता है और ज्वार भी माना जाता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आप लोगों को परेशानी हो। ओके, ठीक है, जौ भी रहता है, गेहूं भी रहता है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन में आप परेशान हो, कमेंट मत करना। अतीत के दबे पांव पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता था? सुरक्षा के लिए, धन जमा करने के लिए, अनाज जमा करने के लिए या पानी जमा करने के लिए?
किस काम में आता था बच्चों? तो कोठार में अनाज जमा किया जाता था। क्या? अनाज जमा किया जाता था। मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी बताओ, है ना? कहाँ से? चीन से, जापान से, जर्मनी से या फ्रांस से? बताओ। तो मुद्रण की शुरुआत जो हुई बच्चों चीन से हुई। कहाँ से हुई? चीन से हुई थी। भारत में पहला छापा खाना खुला था। कहाँ खुला था? गोवा में, बंबई में, दिल्ली में, तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर गोवा है बच्चों। क्या है? गोवा है। भारत में पहला छापा खाना किस सन में खुला था? भारत में पहला छापा खाना कब खुला था? 1556 में, 1555 में या 54 में, 57 में? तो 1556 में भारत में पहला छापा खाना खुला था। वर्तमान छापे खाने का आविष्कार निम्न में से किसने किया? गुटेनबर्ग ने, चिनमिन ने, निहाल सिंह ने, जॉनसन ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका गुटेनबर्ग या गुटेनबर्ग ने। फर्स्ट नंबर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बच्चों, इनमें से पत्रकार का प्रकार नहीं है? पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर, संवाददाता। निम्न में से कौन सा है जो पत्रकार का प्रकार नहीं? प्रकार पूछा है ना, ये आपका संवाददाता जो है बच्चों ये पत्रकार का प्रकार नहीं है। आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना संचार माध्यम क्या है? टेलीविजन, मुद्रित माध्यम, रेडियो या इंटरनेट? बताओ। इंटरनेट का जमाना तो अभी आया है यार। तो सबसे पुराना जो माध्यम बच्चों हम मानते हैं मुद्रित माध्यम या प्रिंट माध्यम। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों, रेडियो समाचार कापी की एक पंक्ति में अधिक से अधिक कितने शब्द होने चाहिए? है ना, एक पंक्ति में अधिक से अधिक कितने शब्द की बात की जा रही है? तो लगभग बच्चों ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिए, 4 ऑप्शन में आप लोगों को भी लगाना हो पहले चेक कर लिया करो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 12 से 13 शब्द होना चाहिए। निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है? शब्द, छंद, भाषा, वाद्य यंत्र। तो ऐसे भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वाद्य यंत्र जो है कविता से संबंध नहीं रखता है। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति कौशल कैसे प्राप्त होता है? नया सोचना, नया लिखने से, पुराने निबंधों के अनुकरण से, निबंध को याद करने से। तो कोई चीज़ याद करके तो हो ही नहीं सकता है। परंपरागत विषयों पर लिख करके कैसे अभिव्यक्ति की कौशल विकास होता है बच्चों, बताना है। तो नया सोचने और नया लिखने से, कुछ नया चीज़ सोचो, उसके बारे में कुछ लिखो, तभी उनके अभिव्यक्ति कौशल का विकास प्राप्त होता है। निम्न में से अवधारणा बोधक निपात शब्द नहीं है? ठीक, लगभग, काश, करीब। तो इसमें जो काश ये है, काश जो शब्द है वो अवधारणा बोधक निपात नहीं है। इसके बाद बच्चों, काश आज वर्षा होगी। यार भाई विस्मय की बात हो रही है ना, काश आज, इसलिए तो बोले कि अवधारणा बोधक काश नहीं हो सकता, ये विस्मय बोधक है। आज वर्षा होगी, इस वाक्य में काश कौन सा निपात शब्द है? तो भाई विस्मय है तो सर विस्मय बोधक ही होगा, है ना। तो विस्मयादि बोधक जो आपका निपात है ये काश है, जो है विस्मयादि बोधक होगी। जो शब्द विभिन्न शास्त्रों और विज्ञानों में ही प्रस्तुत होते हैं, संबंध शास्त्र या विज्ञान के प्रसंग में जिनकी परिभाषा दी जा सके, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? आप लोगों को 4 ऑप्शन, निपात, तकनीक, पारिभाषिक या विदेशी शब्द। 4 में से जो राइट आंसर होगा वो तकनीक शब्द होगा। राष्ट्रभाषा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाली जो भाषा है वो राजभाषा होगी, संपर्क भाषा होगी, मातृभाषा होगी या विभाषा होगी। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों संपर्क भाषा। राष्ट्रभाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले जो शब्द है वो संपर्क भाषा का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, राष्ट्रभाषा के लिए हम, ताकि एक दूसरे से वो बात पहुंच सके, एक दूसरे की बात उसको लोग समझ सके। मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्द व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है ना। मानव के विचारों को प्रकट करने वाक्य कहलाता है, वाक्यांश, अंश होगा क्या, मुहावरा, लोकोक्ति। विचारों को प्रकट करे वो आपका वाक्य कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। एक अच्छा लेखन परंतु अच्छा लेखन बोल दिया, वह अच्छा खेला परंतु हार गए, ये वाक्य कैसा है? मतलब 2 चीज से मिलकर बन रहा है ना, है ना। ये अच्छा भी खेला परंतु हार गया, तो सरल तो हो नहीं सकता, नकारात्मक नहीं हो सकता, प्रश्न तो पूछा नहीं जाता, होगा क्या भाई? संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। अंगार उगलना, अंगार उगलना मतलब क्या होगा? आग लगाना, भयंकर गर्मी, गाली देना, कठोर वचन कहना। तो इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों कठोर वचन कहना। क्या? कठोर वचन। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या है? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, दुर्भाग्य की मार बार नहीं होती, लड़की का बर्तन अग्नि, अच्छा लकड़ी का बर्तन होना चाहिए, अग्नि से जल सकता है। यहाँ पे उल्टा लिखा है, लकड़ी होना चाहिए, ठीक है, लकड़ी,
लकड़ी का बर्तन। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो राइट आंसर होगा बच्चों काठ की हंडी बार बार नहीं चलती, अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। और अपन पहुंच चुके हैं 63 नंबर पे। धैर्य बनाकर रखना पड़ेगा, जो धैर्य नहीं बनाएगा तो समझ लो बात खत्म है ना। तो धैर्य बनाकर चलना पड़ेगा बच्चों। अभी 63 नंबर पे 200 पार करना है हमको, है ना। इसलिए तो कहता हूं कि प्यारे बच्चों नोट्स भी आपको साथ में जरूरी है। अभी आज तो रिवीजन कर लोगे, आज मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन बाद में एग्जाम टाइम में कौन पढ़ाएगा भाई। इसलिए ये सारा चीज आपके पास PDF होना चाहिए और नोट्स में सब कुछ रहता है। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, मात्र 100 रुपए में सब कुछ हिंदी का मटेरियल, जो आप लोग कहीं भी MP बोर्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पाओगे भाई। जितना मैं तो कंटेंट फ्री में दे देता हूं यूट्यूब पे। क्लास तो फ्री है, कोई पेड कोर्स नहीं। नोट्स के लिए एक छोटा सा अमाउंट लगता है ताकि हमारी भी टीम आपके लिए मेहनत कर सके। चलिए, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ क्या है बच्चों? स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। विपत्ति में पढ़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, है ना। प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, पहला नंबर। 10वां रस कौन सा माना जाता है? करुण, श्रृंगार, भयानक, वात्सल। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों वात्सल रस को हम 10वां रस मानते हैं। कौन सा भाव सुप्तावस्था में विद्यमान रहता है? स्थायी भाव, अस्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव। श्रृंगार रस के 4 अंग, रस के 4 अंग है, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। लेकिन सुप्तावस्था में रहता है, स्थायी रूप से विद्यमान रहेगा, उसे बोलते हैं बच्चों स्थायी भाव। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, उपरोक्त पंक्ति में किस रस की अनुभूति होती है? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इसमें बच्चों शांत, श्रृंगार रस, भक्ति रस, भयानक। तो रघुपति राघव राजा राम, तो भैया यहाँ पर प्रेम भक्ति है, तो यहाँ पर भक्ति रस की भावना हो जाएगी। आतंकवादी नाम मात्र से उत्पन्न भय किसके अंतर्गत आएगा? मतलब आतंकवादी नाम सुनते ही उसके अंदर भय आ गया, तो विभाव होगा, अनुभव होगा, संचारी भाव होगा। बताओ भाई। तो जब बच्चों आतंकवादी नाम मात्र से उसके अंदर भय आ जाएगा, उसे हम बोलते हैं एक प्रकार से विभाव। क्या बोलते हैं बच्चों? विभाव। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, बताओ। खंड चित्रण होता है, समग्र चित्रण होता है, चित्रण नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। महाकाव्य विस्तृत है भाई, तो समग्र चित्रण होगा। क्या डिटेल्स में होगा, लंबा चौड़ा होगा, समग्र चित्रण होगी। सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सी है? रामचरितमानस, कामायनी, साकेत, पद्मावत। सर्वाधिक लोकप्रिय बच्चों वो राइट आंसर हो जाएगा आपका रामचरितमानस, जो है सर्वाधिक लोकप्रिय है। सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है कौन? रामचरितमानस। इसके बाद अगला प्रश्न, जहां शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता है वहां क्या होगा? शब्द के आधार पर शब्द अलंकार। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, स्वयं वीरता की अवतार। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर बच्चों संदेह है कि भ्रम है कि विरोध है, ये आप लोगों को दिमाग लगाना है। तो आप लोगों को ऐसे भी लिख जाएगा लक्ष्मी थी या दुर्गा, या स्वयं वीरता की अवतार, कि लक्ष्मी माने कि दुर्गा माने कि उसके अंदर वीरता का गुण है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा संदेह अलंकार। चंद के भ्रम होत मोद है कुमोदनी को उदाहरण है बच्चों उपमा अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार या विरोधाभास अलंकार। तो बच्चों चंद के भ्रम होत मोद है कुमोदनी को यहां पर आपका भ्रम पैदा होता है और इसका हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है। कविता के शाब्दिक अनुशासन को क्या बोलते हैं बच्चों? रस, छंद, अलंकार या वाक्य। तो बच्चों कविता के शाब्दिक अनुशासन को हम छंद कहते हैं। क्या बोलते हैं? छंद। मात्रा की गणना के आधार पर जिन छंद की रचना होती है उसे क्या बोलते हैं? मात्रा की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो मात्रा के आधार पर मात्रिक छंद कहलाता है। उर्दू और फारसी की छंद शैली कैसी होती है बच्चों? उर्दू और फारसी की जो छंद शैली है वो रुबाई छंद शैली है। मात्रिक छंद का उदाहरण क्या है? कवित्त, सवैया, सोरठा। 3 में से बताओ मात्रा के आधार पर किसकी गणना करते हैं? मात्रा के आधार पर भाई तो सोरठा की हम गणना करते हैं। जिस काव्य गुण विशेष के कारण सा हृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है, अर्थात सा हृदय के चित्त में अर्थ पूरे का पूरा रम जाता है, वहां पे कौन सा गुण होगा जब रम जाएगा? बताओ भाई। माधुर्य गुण होगा, ओज गुण होगा, प्रसाद गुण होगा, कोई गुण नहीं। यहां पर क्या बोला है ढंग से समझना। जिस काव्य के गुण के कारण सा हृदय में है चित्त व्याप्त हो जाए, शायद चित्त में अर्थ पूरा का पूरा रम जाए। ठीक है। जिस काव्य गुण के विशेष के कारण, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर जो होगा बच्चों
कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें तीन में से मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, ठीक है। मधुर होगा कि ओज होगा कि प्रसाद होगा, ठीक है। कौन सा गुण होगा ये आप लोग बताना है, ठीक है बच्चों। ये 77 नंबर मेंशन करके बताना आप लोग 77 नंबर का कौन सा राइट आंसर होगा। फिर आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? तो 1905, 1907, 1909, 1911। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों 1907 में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? फैजाबाद, हैदराबाद, इलाहाबाद या मुरादाबाद में? बताओ बच्चों, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार ले फिरता है? कार्यालय का, परिश्रम का, जगजीवन का या असफलता का? तो भाई जगजीवन का भार लिए फिरता है। आत्म परिचय कविता में कवि जीवन को क्या लिए फिरता है बच्चों? स्नेह, करुणा, प्यार, दया? बताओ। तो प्यार लिए फिरता बच्चों, प्यार लिए फिरता है। आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करता है? जल का, स्नेह सुरा का, सांसों का, सत्य का? आत्म परिचय कविता में कवि किसका पान किया करता है? तो स्नेह सुरा का। किसका बच्चों? स्नेह सुरा का। आत्म परिचय कविता में कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? राग, राज, रास, राम? कौन सा भाई सही होगा? तो राग लिए फिरता बच्चों। क्या? राग लिए फिरता है। आत्म परिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का क्या मानता है? प्रेमी, परवाना, दीवाना, रक्षक, भक्षक? क्या मानता है बताओ? तो इसका राइट आंसर बच्चों दीवाना मानता है। क्या मानता है? दीवाना हूं मैं, दुनिया का दीवाना हूं बाबू। और 85 नंबर पे पहुंच चुके हैं। आत्मपरिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है? एक यथार्थ, एक आदर्श, एक सपनों का या एक सत्य लिए फिरता है बच्चों? तो सपनों का संसार लिए फिरता, ऑप्शन नंबर सी। सपनों का संसार लिए फिरता है। हो ना जाए पथ में रात कहीं सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है? पंथी चलता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। किसका ध्यान करके चिड़िया के परों में चंचलता आ जाती है बच्चों? बाज की, सांप की, कौए की कि अपने बच्चों की? तो भाई कोई अपने बच्चे को छोड़कर आएगा और याद करेगा कि हमारा बच्चा हमारा इंतजार कर रहा है, तो उनके पैरों में चंचलता आ जाएगी। तो अपने बच्चों के कारण वो अंदर से उत्साहित हो जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता में कभी हताश व दुखी क्यों है? आर्थिक हानि के कारण, अपराध के कारण, परिवार से बिछोड़ने के कारण? इनमें से कोई नहीं। तो परिवार से बिछोड़ने के कारण वो क्या है? हताश और दुखी है। कवि बच्चन पर किस फारसी कवि का प्रभाव है? अमर खयाम, उमर बख्श, निजाम, सहियार? बताओ भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा उमर खयाम। उमर खयाम। ओके, चलिए। आलोक धनवा किस दशक के कवि थे? सर 7वें 8वें दशक। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। देखो भाई, जो क्वेश्चन रिपीटेड है बताते चलता हूं, पढ़ते चलो, रिपीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, मुझे भी किताब चाहिए, वाक्य में निपात शब्द कौन सा है? चाहिए किताब। अरे भाई, जो जोड़ देता है, जो बल के प्रभाव को उत्पन्न करता है, वहां पे निपात शब्द होता है। तो भी जो है निपात शब्द होगा। कवि आलोक धनवा का एकमात्र कविता संग्रह कौन सा है? भागी हुई लड़कियां, जनता का आदमी, ब्रूनो की बेटियां, दुनिया रोज बनती है? बताओ बच्चों, कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका दुनिया रोज बनती है राइट आंसर होगा। कौन सी? दुनिया रोज बनती है। क्या बच्चों? दुनिया रोज बनती है। ठीक है। क्या? दुनिया, कवि आलोक धनवा का एकमात्र कविता संग्रह दुनिया रोज बनती है। छत के गिरने और बचने के बाद बच्चे क्या बन जाते हैं? डरपोक बनते हैं, निडर बनते हैं, ईमानदार बनते हैं, क्रोधी बनते हैं? बताओ बच्चों क्या हो? अरे डरपोक बन ही नहीं सकते, निडर बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं में उड़ते रहते हैं? फेफड़ों के, साहस के, रंध्रों के या शक्ति के? आप लोग बता सकते हो। रंध्रों के सहारे। किसके? रंध्रों के। सुनहरे सूरज में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, अनुप्रास? भाई सु दोनों है, सेम सेम शब्द आ जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। खरगोश की आंखों जैसा लाल रंग कौन सा अलंकार है? तुलना की जा रही है, तो अनुप्रास तो हो नहीं सकता है। क्या होगा? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा? तो बच्चों उपमा, जहां उपमे में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वो उपमा अलंकार हो जाता है। सबसे तेज बौछारों का माह कौन सा है? आषाढ़, श्रावण, भादो, उत्प्रेक्षा? बताओ। तो भादो माह सबसे तेज बारिश बौछार होता है। सवेरे की तुलना किससे की गई है? खरगोश की आंख से, शेर की आंख से, बिल्ली की आंख से, कुत्ते की आंख से? तो शायद आप लोगों ने इस पर पढ़ लिया है, खरगोश की आंख से की गई है। अरे भैया, हम 50% पे पहुंच रहे हैं, 100वें क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, क्योंकि 200 का टारगेट है, 200 प्लस का ही टारगेट है सर, चिंता ना करो। शरद क्या चलाता हुआ आया? हाथ, पैर, जीभ या साइकिल? क्या चलाएगा? हाथ पैर चलाएगा क्या? अरे भाई साइकिल चलाते हुए आता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ते हैं? शब्द के, कल्पना के, हवा के, पंख की। प्रश्न क्रमांक 100 का आंसर होगा बच्चों कल्पना। और इसी 100 प्रश्न के साथ साथ आप लोगों के लिए भैया फिर से मैं एक बार बताना चाहता हूं कि जिस बच्चे को यदि नोट्स लेना है पूरा ऑल चैप्टर नोट्स, ग्रामर, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन प्रैक्टिस सेट, मात्र 100 रुपए में। कॉन्टैक्ट नंबर ये है 96 85 29 91 49। प्रॉपर आप लोगों के लिए लिमिटेड समय के लिए ऑफर दिया जाता है, ऑल टाइम के लिए ऑफर नहीं रहेगा। यदि कोई बच्चा सोचेगा कि हमें सर बाद में भी मिले तो ये संभव नहीं है। जो जितना जल्दी ले सकता है ले ले, बाद में ऑफर समाप्त हो जाता है। मुश्किल से 1-2 दिन ऑफर चलता है बच्चों। ओके, तो जिन बच्चों को लेना है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा 96 85 29 91 49 व्हाट्सएप नंबर पर्सनल नंबर है, जरूर आप मैसेज कर सकते हैं। समय रहते आपका रिप्लाई आएगा। भाई कॉल करोगे, ऑल टाइम में कॉल भी रिसीव नहीं करता। चलिए प्रश्न क्रमांक 101 पे चलते हैं और अपना आधा घंटा का सेशन कंप्लीट होता हुआ। कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है, इसका आशय क्या है बच्चों? कविता कालजयी है, कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है, कविता का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता, उपरोक्त सभी। बताओ भाई, यहां पर सभी है, कालजयी है, कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहेगा, सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता कविता का, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। कविता के बहाने कविता में किसके साथ समानता व असमानता दर्शाई गई है? बच्चे और फूल, बच्चे फूल चिड़िया, फूल और चिड़िया, चिड़िया और बच्चे। तो बच्चों यहां पर इसका राइट आंसर होगा बच्चे, फूल और चिड़िया। कैमरे के सामने किसको लाया जाता है? एक भिखारी को, एक नेता को, एक अपाहिज को, एक किसान को। तो राइट आंसर होगा बच्चों एक अपाहिज को लाया जाता है। हम समर्थ शक्तिवान हैं, ये कहां बोलेंगे? दूरदर्शन पर, रेडियो पर, मंच पर या एक सभा में? तो भाई दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थवान हैं, हम शक्तिवान हैं। हम बोलेंगे कहां? तो दूरदर्शन पर। फर्स्ट नंबर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बच्चों, कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है? कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है? कविता से, भोर के नभ से, बादलों से या वर्षा से? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों क्या होगा? भोर के नभ से। किससे की है? भोर के नभ से। शंख का रंग होता है नीला, सफेद, पीला या काला? शंख का रंग कैसा होता बच्चों? बताओ, शंख का रंग कैसा होता है? तो शंख का रंग सफेद होता है क्या? ठीक है, शंख का रंग कैसा होता है? 4 ऑप्शन है। तो ऐसे तो लगेगा कि शंख तो सर सफेद रहता है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा नीला। यहां पर हिंदी की बात की जा रही है ना। चौका लीपा जाता है मिट्टी से, रंग से, है ना, राख से या चूने से? किससे? राख से लीपेंगे चौका। किससे? राख से लीपेंगे। ठीक है, इसके बाद कवि निराला की कविता वादल राख उसके किस संग्रह से लिया गया है? परिमल, गीतिका, बेला, अनामिका? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों अनामिका से लिया गया। किससे? अनामिका से। वादल राख कविता में कुल खंड कितने हैं? 4, 6, 8, 10? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों बी नंबर 6। संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किस लिए काम करते हैं? मनोरंजन के लिए, पेट भरने के लिए, धन संग्रह के लिए, दान के लिए? तो मुख्य रूप से जो मेहनत करते हैं वो जीवन यापन करने के लिए, पेट भरने के लिए। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग कौन बुझाता है? बनिया, मजदूर, किसान, राम? तुलसीदास जी तो भाई किसके भक्त हैं? बताओ आप लोग, कौन किसके भक्त हैं? श्री राम जी के। तो पेट का भोजन है ना, पेट की आग कौन बुझाएगा? श्री राम जी। उनके आधार पर श्री राम जी बुझाने वाले। कौन बुझाने वाले हैं? श्री राम जी। इसके बाद अगला प्रश्न है, तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव है? मकान का, रुपए का, बच्चों का, आजीविका का? तो समाज में जो अभाव है वो आजीविका का है, जीवन यापन करने के लिए, है ना। बेरोजगारी जो है वो आजीविका के लिए बात की गई है। घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? नहलाती है, बाल में कंघी करती है, कपड़े पहनाती है, प्यार से देखती है। तो कपड़े पहनाती है, घुटनों में लेकर बच्चे को क्या करती है? कपड़े पहनाती है। क्या बच्चों? कपड़े पहनाती है। आकाश में कौन उड़ रहा है? कौए, कबूतर, बगुले या गिद्ध? आकाश में कौन उड़ रहा है बच्चों? तो आकाश में बगुले उड़ रहे हैं। आकाश में कौन उड़ रहा है? तो बगुले उड़ रहे हैं। किसके अंकुर फूटते हैं? शब्द, विचार, काव्य कृति या कल्पना की? तो किसके अंकुर फूटते हैं बच्चों? तो शब्द के अंकुर फूटते हैं। किसके? शब्द के अंकुर फूटते हैं। किसके अंकुर फूटते हैं? शब्द के अंकुर फूटते हैं। समन्वयवादी कवि कहा जाता है? किसको कहा जाता है? समन्वयवादी कवि। समन्वयवादी कवि किसे कहा जाता है? तो भाई तुलसीदास जी को। 4 ऑप्शन है, तुलसीदास जी को समन्वयवादी कवि कहा जाता है। फिराक गोरखमुखी का वास्तविक नाम क्या है? फिराक गोरखमुखी का वास्तविक नाम रघुवीर शाह है,
शिव पूजन सहाय, रघुपति सहाय या रमापति सहाय। तो इसका राइट आंसर को बच्चों रघुवीर सहाय। क्या? रघुवीर सहाय। फिरा गोरखमुखी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ठीक है, इसे आप लोग बताओ। तो इसका राइट आंसर को बच्चों गुल्ले नगमा। क्या? गुल्ले नगमा। आप लोग भी देखते चलो कौन सा राइट आंसर है, हमसे कितना बन रहा है, हमसे कितना नहीं बन रहा है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास में, कपास शब्द से क्या अभिप्राय है? चंचलता, कोमलता, कायरता या रुई। जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं, यानी कोमलता लेकर आते हैं। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। कवि कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर उनके किस काव्य संग्रह से ली गई? तो इसमें तो टिक लगा हुआ है बच्चों इन दिनों कि इसका मतलब कि कोई दूसरा नहीं। क्या बोला? देखो राइट आंसर देखो भाई क्या है। कवि कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर उनके किस काव्य, मतलब बात सीधी थी पर किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों कोई दूसरा नहीं, ये आ नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये आ नंबर होगा, नहीं तो यहाँ पे टिक लगा बोले यही होगा। नहीं भाई, रीतकालीन कवि कौन है? दिनकर, पंत, भूषण, हरिऔध। बढ़िया क्वेश्चन है। रीतकालीन कवि जो है वो भूषण जी हैं। हिंदी पद साहित्य को बांटा गया है 4 कालों में, 5 कालों में, 3 कालों में कि 6 कालों में? हिंदी पद साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में बांटा गया है। उत्तेजना के मूल कारण को क्या कहते हैं? विभाव, अनुभव, स्थायी भाव, संचारी भाव। उत्तेजना का मूल कारण बताना बच्चों। उत्तेजना का जो मूल कारण होता है वो विभाव के कारण होता है। किस रस को रसराज कहा जाता है? करुण रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस या वत्सल रस? तो भाई रस का राजा जो है वो आपका श्रृंगार है। क्या है? श्रृंगार है। कौन सा रस हमारे मन में उत्साह संचार करता है? उत्साह, वीर की भावना, उत्साह कौन सा है बच्चों? बताओ आप लोग। तो वीर रस, उत्साह, वीर का स्थायी भाव उत्साह है, तो वीर रसी जो है उत्साह संचरित करेगा। भाई ऐसे नहीं यार, 200 प्लस क्वेश्चन है, समय तो लगेगा। जो बच्चे धैर्य नहीं बनाकर रख रहे हैं तो वो नोट्स ले लें, नोट्स से पढ़ लें फटाफट। बस नोट्स मात्र 100 रुपए में, उसमें आपको सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। चार्ज कितना है? 100 रुपए। नोट्स लेने के लिए अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो आप लोग नोट्स ले लें, तो आप लोगों को क्लास खत्म, भाई बाद में रिवीजन दिक्कत नहीं होगी, है ना। बार बार आप इतना लिखोगे ना, इतना लिखोगे तो 3 दिन लग जाएगा। शेर नाम मात्र से उत्पन्न भय किसके अंतर्गत आएगा? भाई शेर शब्द का सुन लिया भैया और आ गया, तो शेर नाम से आपका अनुभव हो गया, अनुभव आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो इसका आंसर यदि अल्प समय के लिए भय आता है तो संचरण होकर चला जाता है, उसे हम संचारी भाव भी कह सकते हैं, है ना। ठीक है, संचारी भाव भी कह सकते हैं बच्चों। ठीक, जो अल्प समय के लिए आता है और संचरित होकर चला जाए उसे हम संचारी भाव का नाम भी दे सकते हैं। लेकिन यहां पर शेर नाम है तो थोड़ा सा अनुभव होगा, अनुभव करेंगे, है ना। अनुभव किसे कहते हैं? भय के शारीरिक लक्षण से, जैसे मान लीजिए शरीर में पसीना आना, कांपना। शेर नाम सुनोगे कांपने लग जाओगे ना, है ना, और पसीना आने लगेगा कि ना। हाँ बिल्कुल, तो ये अपना क्या हो जाएगा? अनुभव हो जाएगा। माता की मृत्यु के वर्णन में कौन सा रस आता है? मृत्यु हो जाए तो क्या हंसी आएगी? क्या वीर भावना आएगा? क्या भय लगेगा? नहीं, क्रोध आएगा, दुख लगेगा। तो उसका राइट आंसर होगा बच्चों करुण रस हो जाएगा। क्या? करुण रस। रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में तुलसी ने किस रस का प्रयोग किया है? तुलसीदास जी ने शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस या भक्ति रस? बताओ बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तुलसीदास जी ने किस रस का प्रयोग किया है राम लक्ष्मण संवाद में? तो वीर की भावना है, वीर रस होगा बच्चों। हरिश्चंद्र नाटक में शमशान वर्णन में किस रस की अनुभूति मिलती है? तो इसका राइट आंसर करुण रस, बीभत्स रस, भयानक, शांत। तो राइट आंसर होगा बच्चों बीभत्स रस। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरितमानस। इसका राइट आंसर बच्चों प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास। पार्वती मंगल तथा पथिक है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है या प्रबंध काव्य है? तो बच्चों पार्वती मंगल और पथिक ये आपके खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है, जिसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है, वो महाकाव्य होता है ना बाबू ना। खंड काव्य होता है, बिल्कुल होता है। तो ये अपना जिसमें एक जीवन के एक घटना पर आधारित होता है वो आपका खंड काव्य कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? खंड काव्य कहलाता है। ऐसी पदबंध रचना जिसमें एक लघु अथवा कथा वर्णित होता है, जिसमें छंदों की गेता होती है, वो पाठ मुक्तक, गे मुक्तक
या मुक्तक काव्य है, आख्यानिक गीति, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आख्यानिक गीति। ऑप्शन नंबर डी। कबीर तुलसी रहीम के नीति के दोहे उदाहरण है पाठ मुक्तक के, गे मुक्तक के, आख्यानिक गीति के, किसके हैं बच्चों? तो ये पाठ मुक्तक के, ठीक है, कबीर तुलसी और रहीम के नीति के दोहे। वक्रोक्ति काव्यम जीवितम परिभाषा किसकी है? 135 क्वेश्चन नंबर, तो इसकी कुंतक की है बच्चों, ठीक है। काव्य के अर्थ और भाव को चमत्कार पूर्ण बनाने वाला अलंकार, कितना महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन देखो। अर्थ के आधार पर जहां पे भाव होता है वहां अर्थ अलंकार होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। मोहब्बत एक मीठा जहर है, मोहब्बत एक मीठा जहर है, विरोध हो रहा है ना, मोहब्बत भी है, मीठा भी और जहर भी है, तो भाई ये क्या हो जाएगा? विरोधाभास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरोधाभास हो जाएगा। इसके बाद उपमेय के अंगों अथवा अवयवों पर उपमान के अंगों का आरोप किया जाए, सीधा सीधा पूरा अंग के साथ, तो आपके रूपक का जो प्रकार है सांग रूपक अलंकार हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? सांग रूपक अलंकार हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद मात्रिक छंद और वार्णिक छंद 2 प्रकार के होते हैं। मात्रा की गणना के आधार पर जिन छंदों की रचना होती है आप लोग बता सकते हो क्या कहलाता है बच्चों? 4 ऑप्शन में आप लोग बता दोगे मात्रिक छंद है। कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं आप लोगों को बताना है, 36, 23, 31 या कि 28। तो कवित्व छंद में बच्चों 31 वर्ण होते हैं। हिंदी काव्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दुर्मिल में वर्णों की संख्या कितनी? नहीं, दुर्मिल छंद है उसमें कितने वर्ण होते हैं बताओ? तो उसमें 24 वर्ण होते हैं बच्चों। दोहा छंद का उल्टा क्या होता है? सोठा, सवैया, कवित, छप्पय। तो दोहा का उल्टा होता है सोठा, दोहा का उल्टा होता है सोठा। यति का छंद में क्या अर्थ है? यति का मतलब होता है क्या? 4 ऑप्शन है, विराम, लय, गति, तुक। तो यति का मतलब होता है बच्चों विराम, यति का मतलब होता है विराम। माधुर्य काव्य गुण किन रसों में पाया जाता है? ठीक है, बताना है। वीर रस में नहीं, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस। तो बच्चों श्रृंगार रस में पाया जाता है, ठीक है। किस में पाया जाता है? श्रृंगार रस में पाया जाता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, काव्य गुण की संख्या कितनी मानी गई है? तो काव्य गुण की संख्या कितनी मानी गई है? 3, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। रेणुका किस वाद्य की रचना है? ठीक है, ये आप लोगों को बताना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। किस बात के लिए? क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। शीतलवाणी में आग पंक्ति में कौन सा अलंकार है? शीतलवाणी में आग, शीतल भी और आग भी हो, तो कौन सा अलंकार होगा बच्चों? 4 ऑप्शन में। सर विरोध हो रहा, विरोधाभास अलंकार। जिठौत का अर्थ जेठ का पुत्र हो गया। भक्तिन को वास्तविक नाम क्या है? सर पता है, लक्ष्मी ने। भक्तिन गले में क्या पहनती थी? कंठी माला, मणिमाला, मोती माला, सोने की माला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंठी माला, ठीक है। भक्तिन गले में क्या पहनती थी बच्चों? तो कंठी माला। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? 1905 में, 1906 में, 1907 में या 1908 में? तो 1907 में हुआ था। यामा काव्य संग्रह है किसकी है? मीराबाई की, महादेवी वर्मा की, सुभद्रा कुमारी चौहान की या जयशंकर प्रसाद की? तो यामा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा की है। किसके बच्चों? महादेवी वर्मा की है। आगे देखिए, परख उपन्यास के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, यशपाल या जैनेन्द्र कुमार? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों जैनेन्द्र कुमार। परचेसिंग पावर का अर्थ क्या है? सामान, अग्रिम राशि, खरीदने की शक्ति या इच्छा। तो परचेसिंग पावर मतलब क्रय शक्ति, पावर, है ना। बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ क्या है? आकर्षक वस्तुएं, उपहार की वस्तुएं, उधार की वस्तुएं, है ना। क्या है भाई? बाजार का जादू का मतलब होता है आकर्षक वस्तुएं। क्या बच्चों? चढ़ रहा है आकर्षक वस्तु। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव क्या है? बाजारवाद, राजनीति, धर्म, समाज। क्या है बच्चों इसका राइट आंसर? तो आपका बाजारवाद है। क्या है? बाजारवाद। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती। तो कौन से बच्चों? काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे के राइट आंसर धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। 159 धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद। गुनाहों के देवता काले मेघा पानी दे, भाई देखो काले मेघा पानी दे इसके हैं धर्मवीर भारती। गुनाहों के देवता इसके भी धर्मवीर भारती, ठीक है। काले मेघा पानी दे पाठ की विधा कौन सी है? रेखाचित्र, संस्मरण, आलेख या एकांकी? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों संस्मरण। काले मेघा पानी दे संस्मरण है। पखवाड़ा का अर्थ क्या होता है?
पखवाड़ा का मतलब क्या होता है? 7 दिन की अवधि, 15 दिन की अवधि, 1 माह की अवधि, 3 माह की अवधि। तो पखवाड़ा का मतलब होता है बच्चों 15 दिन की अवधि। पखवाड़ा का मतलब होता है 15 दिन की अवधि। कितने दिन की अवधि? 15 दिन की अवधि। कितने दिन की अवधि? 15 दिन की अवधि। अगला प्रश्न है, पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक कौन है? तो पहलवान के ढोलक पाठ के लेखक बच्चों फणीश्वर नाथ रेणु है। मैला आंचल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो इसका राइट आंसर को बच्चों फणीश्वर नाथ रेणु। इसके भी मैला आंचल, पहलवान की ढोलक, है ना, दोनों किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु। चटगिद्धा, चटगिद्धा ये क्या है बच्चों? बताओ, आप लोग बताओ। 165 नंबर क्वेश्चन। चटगिद्धा दांव होता है, दांव पेच जिसे बोलते हैं। लुट्टन सिंह क्या था बच्चों? तो लुट्टन सिंह पहलवान था। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? 167, है ना। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह था, चांद सिंह। ऑप्शन है, वीडियो को रोक लो, देखो फटाफट, आप सुपरफास्ट करते हैं। वाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? वाणभट्ट के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल की रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नीचे से ऊपर तक फूलों से लदा था, किसका पेड़? बताओ। नीचे से ऊपर तक फूलों से लदा था, शिरीष का पेड़। किसका बच्चों? शिरीष का पेड़। किसका बच्चों? शिरीष का पेड़। एकदम सुपर फास्ट करना है, फटाफट, 1 मिनट में 5-6 क्वेश्चन। शिरीष के वृक्ष कैसे होते हैं बच्चों? रिपीटेड क्वेश्चन है, छायादार होते हैं। शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में क्या माना जाता है? कोमल, अत्यंत कठोर, या अत्यंत रूखा, या खुरदुरा? तो भाई एकदम कोमल माना जाता है, अत्यंत कोमल। ठीक है, अत्यंत कोमल माना जाता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ बच्चों? 14 अप्रैल। कब हुआ? 14 अप्रैल। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर जी कहाँ गए थे? उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर जी कहाँ गए थे? तो अमेरिका गए थे। कहाँ गए थे? अमेरिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आदर्श समाज निम्न से आधारित है? स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, या इनमें सभी? तो राइट आंसर इसका होना चाहिए इनमें से सभी, इनमें से सभी। ठीक है। समता व भ्रातृत्व वास्तविक रूप क्या है? आलोकतंत्र, राजतंत्र, नीति तंत्र, या लोकतंत्र? तो बच्चों लोकतंत्र इसका राइट आंसर है, और भारत में भी हमारे लोकतंत्र ही है ना, राजतंत्र नहीं है। दूध पानी के मिश्रण को डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा? भाईचारा कहा। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। जाति प्रथा को दूसरा रूप क्या कहा जा सकता है? श्रम विभाजन, समाज विभाजन, समय विभाजन, है ना, या अर्थ विभाजन को कहा जाता है बच्चों। तो यदि जाति प्रथा को दूसरा रूप कहा जाए तो श्रम विभाजन। जाति प्रथा को दूसरा रूप कहा गया है श्रम विभाजन को। भाई श्रम विभाजित है, जो लोग अपने लोग हैं तो अपने, है ना, लोगों को ही भर्ती कर रहे हैं, लोग अपने ही लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये हो जाता है बच्चों अपना श्रम विभाजन के अंतर्गत, यानी जाति प्रथा के कारण श्रम विभाजन फैला हुआ है। उत्पीड़न का अर्थ क्या है? शोषण, मदद, उलायना, पेशा। तो उत्पीड़न का अर्थ होगा बच्चों शोषण, शोषण ही होगा उत्पीड़न का अर्थ। द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है? द कास्ट इन इंडिया के लेखक बच्चों कौन है? द कास्ट इन इंडिया के लेखक भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, ठीक है, बताना आप लोग। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, किसकी है? इंदुमती, अष्टायाम, परीक्षा गुरु। तो भाई इसका राइट आंसर होगा प्रेम सागर, इसलिए ब्रैकेट में लिखा हो प्रेम सागर। ठीक है। बाकी बच्चों इसके साथ साथ मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आप लोगों को प्रॉपर तैयारी करना है, बेहतर अंक लाना है, तो आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। मात्र कितने चार्ज हैं? 100 रुपये हैं। ठीक है। कितने चार्ज है बच्चों? 100 रुपये चार्ज हैं। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है 96 85 29 91 49। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, वे विभिन्न शब्द जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातियों में बोली जाती है, मतलब आम लोगों के बोलचाल है, वो अपना कौन सा शब्द होगा बच्चों? वो क्षेत्रीय शब्द होगा। निम्न शब्दों में से तकनीक शब्द नहीं है। तकनीक, अंगोछा, अभिकर्ता, आयोग, रेखाचित्र, तकनीशियन है। तो भाई अंगोछा जो है वो तकनीक नहीं है, अंगोछा जो है तकनीक नहीं है। राजभाषा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? राजभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा को नेशनल लैंग्वेज बोलेंगे, और राजभाषा जो होगा वो ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाएगा। राज विशेष के कामकाज के लिए राजभाषा का प्रयोग करते हैं। राज विशेष जो काम होता है बच्चों वो राजभाषा का काम होता है ना, तो राजभाषा हो जाएगा। 185 का क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा बच्चों। चलिए हम 200 के करीब पहुंच रहे हैं, 200 प्लस ही क्वेश्चन है। शब्दों के अर्थ पूर्ण समूह को क्या कहा जाता है? यानी शब्दों के अर्थ पूर्ण समूह, पूरा समूह होगा जिसका अर्थ होगा वो वाक्य कहलाएगा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार है? अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार है। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार है? रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार है। अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार है। जिस वाक्य में एक ही संज्ञा
और एक क्रिया होता है बच्चों सरल वाक्य होता है। ऐसे वाक्य जिसमें प्रार्थना, इच्छाएं, आशीष दी जाती है वो आपका इच्छा है तो इच्छावाचक होगा, इच्छा है तो इच्छावाचक होगा। वहां अच्छा खेला परंतु हार गया, अच्छा खेला दोनों मिलकर है बच्चों तो संयुक्त वाक्य हो गया। आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ क्या है? अभिमान आ जाना, घमंड हो जाना। चर्बी छाना मतलब घमंड आ जाना, ऐसे ही लोग बोलते हैं, अभिमान करना, अभिमान आ जाना। ओके, चलिए इसके बाद आंधी के आम का अर्थ क्या है? मुहावरे है भैया। आंधी के आम है सस्ती वस्तु, महंगी वस्तु, कठिनाई वस्तु, दुर्लभ वस्तु। देखो भाई आंधी का आम मतलब आंधी चल गया, आम टूट गया तो उसकी कीमत क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो सस्ती वस्तु। मंत्र फूंकना अर्थ क्या है? पवित्र करना, भलाई का ढोंग करना, प्रेरणा देना, बरगलाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? प्रेरणा देना। मक्खी पर मक्खी मारना, छोटी बात को बढ़ा देना, ज्यों का त्यों नकल करना, समर्थ खो देना, निरर्थक काम में लगातार किए जाना। तो बच्चों इसका हो जाएगा निरर्थक काम, लगातार वही काम जो काम करना हो उसको बढ़ाते रहो, तो आपका मक्खी पर मक्खी मारना। खुले आम खुले खजाने का अर्थ क्या है बच्चों? खुले आम खुले खजाने का अर्थ है सबके सामने प्रकट रूप, सब मतलब सबके सामने जो कहना खुला खुला कह देना। अपने मरे बिना स्वार्थ नहीं दिखता, मतलब स्वयं प्रयत्न के बिना काम नहीं बनता। फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आए थे हरिभजन को ओटन लगे अपास, मतलब काम कुछ और था बच्चों, कुछ और करने लगे, यानी किसी विशेष कार्य की उपेक्षा के अतिरिक्त अन्य कार्य करने में लग जाओ। ऑप्शन नंबर जो सा है बच्चों राइट आंसर होगा। यदि कुछ और काम से आए थे लेकिन हम यहाँ दूसरा ही काम करने लग जाए, वो तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ढाक के वही तीन पात होना का क्या अर्थ है बच्चों? इसका हो जाएगा सदा एक सा, सदा एक सा। क्या हो जाएगा? ये सदा एक सा है ना। यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तो कुमायूं के रहने वाले थे। कहाँ के? कुमायूं के रहने वाले थे। मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? कुमायूं के रहने वाले थे। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त थे? सेक्शन ऑफिसर पर, सर्वप्रथम सेक्शन ऑफिसर पर पद पर नियुक्त हुए थे। ठीक है भाई, सर्वप्रथम सेक्शन ऑफिस, सर्वप्रथम की बात की जा रही है ना, सर्वप्रथम सेक्शन ऑफिसर बने थे, सेक्शन ऑफिसर बने थे, सर्वप्रथम सेक्शन ऑफिसर बने थे। ठीक है, सर्वप्रथम सेक्शन ऑफिसर बने थे बच्चों। कुछ बुक में क्लर्क रहता है लेकिन सेक्शन ऑफिसर। यशोधर का पूरा नाम क्या था? वाई डी पंत। यशोधर बाबू का पूरा नाम वाई डी पंत, वाई डी पंत, हाँ सी नंबर। यशोधर बाबू किस तरह के जीवन के पक्षधर थे? यशोधर बाबू सादगीपूर्ण जीवन, कैसा जीवन रहना चाहिए उनका? सादगीपूर्ण, एकदम सिंपल। यशोधर बाबू की कौन सी वर्षगांठ थी? 25वीं वर्षगांठ थी। कौन सी वर्षगांठ थी बच्चों? 25वीं। कौन सी वर्षगांठ थी? 25वीं। यशोधर बाबू अपनी पत्नी तथा बच्चों से क्या चाहते थे? अपनी पत्नी और बच्चों से क्या चाहते थे यशोधर बाबू? पैसा, सम्मान, परंपराओं का पालन। तो अपने बच्चे और पत्नी से क्या चाहते थे? कि परंपराओं का पालन करें, पुरानी रीति रिवाज पर चले। जैसे यशोधर बाबू चलते हैं वैसे ही वो सोचते थे कि हम जैसे चलते हैं वैसे ये भी चले। समझ रहे हो बाबू? चलो चलो भाई चलो आने दो, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। और आप लोगों का 200 प्रश्न तो कंप्लीट हो गया ना, तो अब आप लोग भैया प्यार सपोर्ट तो दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? वीडियो को थम्स अप करके शेयर कर दो। चाहते हो कि सर ऐसे ही रिक्त स्थान वाले प्रश्न आ जाएं, बहुविकल्पी तो हो गए है ना, सत्य वाले आ जाए, सही जोड़ी वाले आ जाएं, तो प्यार सपोर्ट दिखाओ और शिव सर के टीम को सपोर्ट करो। टीम को सपोर्ट करने के लिए भैया आपको कुछ ना कुछ हमें भी हेल्प देना होगा, तो आप लोग नोट्स ले लो है ना। प्रॉपर तैयारी के लिए आपकी भी तैयारी हो जाएगी, हमारे नोट्स में जो टीम मेंबर है उनका भी भला हो जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है बच्चों, यदि कोई मेहनत कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको भी 2 पैसे की जरूरत होती है। तो हमारे टीम मेंबर भी आप लोगों से बहुत अपेक्षा करते हैं, जरूर सपोर्ट करें। बेहतर से बेहतर कंटेंट देना हमारा जवाबदारी है, लेकिन आप लोगों को बस थोड़ा सा प्यार सपोर्ट करो। 2 दोस्तों के साथ जाओगे, 100 रुपए के नाश्ता कर लोगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों 100 रुपए को यदि आप नोट्स ले लोगे तो एक दिन डेफिनेट आप कहोगे कि सर के 100 रुपए के नोट से हमने बहुत कुछ सीखा था। वो चीज आप पेड कोर्स में खरीदते हो, वो चीज हम एकदम नॉमिनल कॉस्ट में आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए लेखक पढ़ना क्यों चाहता था? बताओ बच्चों, है ना। लेखक पढ़ना क्यों चाहता था? किस लिए? ज्ञान के लिए, विद्वान बनने के लिए, या कि बच्चों नौकरी के लिए, है ना। लेखक क्यों पढ़ना चाहता था? भाई हर व्यक्ति देखो ज्ञान बढ़ाने के लिए भी पढ़ता है ना, विद्वान बनने के लिए भी पढ़ता है, नौकरी के लिए भी पढ़ता है, कभी बनने के लिए भी पढ़ता है। लेकिन इसका जो सटीक राइट आंसर होगा वो होगा भैया आपका जो ये नौकरी और कभी, इसलिए इसको मैं संशय में डालता हूं आप लोगों के लिए, है ना। ओके,
वैसे यदि क्वेश्चन आएगा तो ऐसे में नहीं आएगा या कि ऑप्शन दे देगा कि इनमें से सही, कि भाई ज्ञान पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, शिक्षा है ना, अपने बुद्धि को विकास करने के लिए, तो ऑप्शन में दोनों दे देगा बच्चों। जूझ कहानी के लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है? पढ़ने की प्रवृत्ति का, कविता की प्रवृत्ति का, लेखन की प्रवृत्ति का, संघर्षमयी। जूझ मतलब संघर्ष है जीवन भाई, जूझ मतलब संघर्ष, संघर्षमयी प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है, मतलब शरीर में उत्पन्न हुआ है। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक ओम थानवी को याद आई, किसकी याद आई? कुलधरा गांव की, नागौर गांव की, मीन सागर गांव की, या धौलपुर की? भाई कुलधरा गांव, इसका राइट आंसर होगा कुलधरा गांव। कौन सी गांव? कुलधरा गांव की याद आई। सिंधु सभ्यता की क्या विशेषता है? सौंदर्य बोध, संस्कृति बोध, सभ्यता बोध, नागर बोध। तो सिंधु सभ्यता की क्या विशेषता है बच्चों? वो है आपका सौंदर्य बोध। क्या? सौंदर्य बोध। मोहनजोदड़ो को अपने समय किसका केंद्र रहा है? सभ्यता का, व्यापार का, राजनीति का, धर्म का? तो प्यारे बच्चों सभ्यता का केंद्र रहा। किसका सब रहा है? सभ्यता का केंद्र रहा है। सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है? सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है? तो प्यारे बच्चों राज पोषित, समाज पोषित, धर्म पोषित, व्यापार पोषित। तो इसका राइट आंसर होगा समाज पोषित नाम दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास उगाए जाते थे, इसका क्या प्रमाण मिलता है? क्या प्रूफ है भाई कि कपास उगाए जाते थे? तो इसका प्रूफ है सूती कपड़ा। क्या है? सूती कपड़ा। सूती कपड़ा से पता चला कि भाई क्या उगाया जाता था? कपास उगाया जाता था। लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो का नगर कितने हजार साल पूर्व का है बच्चों? कितने हजार साल? 1000, 2000, 3000 या 5000? तो राइट आंसर होगा 5000 साल पुराना है। राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो पर किस वर्ष आए थे? 1922, 1923, 1994 या 1925? तो इसका राइट आंसर होगा राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो 1922 में आए थे। 1922 में। कौन से बच्चों? 1922 में। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण खबर। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण खबर। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों विजुअल वाइट नेट। वैसे सब होना चाहिए ना, सब होना चाहिए ना। हाँ हाँ सर सब होगा। उपरोक्त सभी बाबू, उपरोक्त सभी। रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए? जिसमें समासिक और तत्सम शब्द हो, जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो, जो समाचार वाचन आसानी से पढ़ सके, जिसमें कठिन शब्द हो। कठिन शब्द होना चाहिए? नहीं भाई, आम बोलचाल प्रसारण करना है तो बिल्कुल आम बोलचाल होना चाहिए ताकि लोग समझ सके। टीवी में होता क्या है, लोग अपने विचार को भाई दूसरे को पहुंचाना चाहते हैं। अब जो सुनने वाला है वो यदि आम बोलचाल की भाषा नहीं रहेगी तो कैसे समझेगा? तो जो टीवी में संवाददाता होता है, संवाद करने वाला होता है, उसकी भाषा आम बोलचाल की होनी चाहिए ताकि सामने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति अच्छे तरीके से समझ सके, है ना। ये चीज बच्चों, ओके। चलिए अगला बच्चा, वर्तमान छापाखाना का आविष्कार कहां हुआ? वर्तमान छापाखाना का आविष्कार कहां हुआ? तो भारत, चीन, जर्मनी, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर बच्चों जर्मनी के गुटेनबर्ग में हुआ। रेडियो माध्यम है। रेडियो से हम क्या करते हैं? सुनते हैं ना, कि देखते भी हैं? नहीं सर, केवल सुनते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा श्रव्य। रेडियो से सुनते हैं, देखते नहीं है। समाचार लेखन की शैली कैसी होती है? वीवीआई क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। सीधी पिरामिड शैली, आधी पिरामिड शैली, तिरछी, उल्टी? तो भाई इसकी राइट आंसर हो जाएगी उल्टी पिरामिड शैली बच्चों, उल्टी पिरामिड शैली। कैसी? उल्टी पिरामिड शैली। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन क्या कहलाता है? लाइव, वाइट, वीट रिपोर्टिंग क्या कहलाता बच्चों? 20, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा वीट। क्या होता बच्चों? वीट। संवाददाताओं के बीच काम विभाजन का अर्थ भैया बीट। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों, विशेष लेखन की सूचनाओं के लिए निम्न में से साक्षात्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मंत्रालय के सूत्र उपरोक्त सभी में से हैं। विशेष लेखन की सूचनाओं में से तो इसका भैया साक्षात्कार होता है। रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव किन बातों पर निर्भर किया जाता है? कहानी घटना प्रभाव ना हो, प्रधान ना हो, क्या भैया क्या लिखा है? कहानी की अवधि ज्यादा ना हो, पात्रों की संख्या सीमित ना हो, उपरोक्त सभी। क्या बोला है? रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव किन बातों पर निर्भर करता है? किन बातों पर निर्भर करता है? तो कहानी का भाई जो समय है वो ज्यादा ना हो, ये राइट आंसर होगा। संख्या सीमित ना हो, ये गलत है ना। संख्या सीमित, भाई सीमित होना चाहिए, ज्यादा ना हो। यहां बोला ना हो तो ये गलत है। तो कहानी की अवधि ज्यादा ना हो, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों, रेडियो नाटक में से क्या अभिप्राय है? अभिनय से है, दृश्य से है, संवाद से? इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों संवाद है। रेडियो नाटक में संवाद सबसे महत्वपूर्ण है। भारत की पहली साइट कौन सी है? रिडीफ, याहू, जीमेल, सभी। तो भारत की पहली साइट कौन सी है बच्चों? तो इसकी हो जाएगी रिडीफ। ओके। हिंदी जगत का प्रथम नाटक है, प्रथम नाटक, हिंदी जगत का प्रथम नाटक वो है बच्चों आपका हिंदी जगत का प्रथम नाटक, बताओ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाहुस। क्या? नाहुस। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं बच्चा पार्टी? पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं और इसके पहले भी हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कराए हैं। ऐसा नहीं है कि बस इतने भी सीमित हैं, इसके पहले भी हमने 100 ऑब्जेक्टिव, सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव कराए बच्चों। कोई भी चीज हम आप लोगों को किस में दे रहे हैं? नोट्स में दे रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि जो इस नोट्स को पढ़ेगा, जो हमारे साथ एग्जाम तक बना रहेगा, वो आपको कहीं भी भाई आप लोग भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी गाइड की सहारा नहीं लेनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव तो आप भूल जाओ, ये जो नोट्स में हम 800 ऑब्जेक्टिव देते हैं, 600 से 700 800 ऑब्जेक्टिव रहता है बच्चों, वो तो आप भूल जाओ कि कहीं और से हमें पढ़ना पड़ेगा। नहीं, इतना पढ़ लिए ना, इतना पढ़ लिए बहुत है। क्योंकि एक वाक्य में उत्तर जब आप पढ़ोगे बच्चों, आगे बात करो, रिक्त स्थान की पूर्ति, 210 रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन है। सत्य असत्य बच्चों 202 है, ठीक है, समझ रहे हो? ऐसे में 600 हो गए। और सही जोड़ी में बच्चों लगभग सही जोड़ी में 19 है। 19 में आप हर में 5-5 क्वेश्चन समझो तो 19 × 95, मतलब बच्चों वो भी आपका 100 क्वेश्चन है ना। एक वाक्य में उत्तर वाले भी हैं। तो सारे फैक्ट रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए भाई हम तैयार कर रहे हैं। बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार कंटेंट जारी है और ऐसे ही जारी रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। और बच्चों नोट्स जरूर ले लें ताकि आपकी भी प्रॉपर तैयारी हो सके। प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।